हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। सॉल्व मॉडल पेपर जो भी बच्चे 2024-25 में परीक्षा देने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर में, तो जो भी स्टूडेंट्स कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी वो सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जिनकी लिखित परीक्षा होती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती है वो भी पूरी वीडियो को देखा करें, उनके लिए भी पूरी वीडियो हेल्पफुल होगी। ये लेक्चर उनके भी एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो कहना चाहूँगी। देखिए, मेरे चैनल पर सक्सेस मास्टर पॉइंटर आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, जैसे कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। और उसी के साथ साथ आपका जो को कोरिकुलर सब्जेक्ट है बीए सेकेंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर देना है। जिस तरह आप फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर देकर आए हैं, उसी तरह आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर में को कोरिकुलर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का देना है। उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस आपको प्लेलिस्ट को खोलना है और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो आप जल्दी से चैनल पर विजिट कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, संक्षेपण की विशेषताओं का वर्णन करो। देखिए, जितना भी पॉइंट आएगा, जितना भी टॉपिक आएगा, देखिए जैसे यहाँ पे संक्षेपण आ रहा है, तो संक्षेपण क्या है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक एक सब टॉपिक पर डिटेल में एक एक वीडियो अलग अलग से बना रखी है, एक एक चीज़ के बारे में, अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उसका प्रयोग, हर चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम प्रश्न की दृष्टि से देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे उत्तर लिखना है। फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की लिंक पर विजिट कीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो, संक्षेपण की विशेषता ये ज़रूर पूछेगा, तो इसकी पहली विशेषता है संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। यानी कि जब भी संक्षेपण लिखा जा रहा है किसी भी कार्यालय के अंदर, तो वो पूरी तरह से पूरा होना चाहिए, कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए उसमें, और वो पढ़कर सब कुछ क्लियर होना चाहिए। देखिए, दूसरी विशेषता है संक्षेपण में जो भाव होगा एवं जो भाषा होगी, यानी जिस भाषा में हम लिखेंगे संक्षेपण को, तो वो भाषा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो पूरा शुद्ध हिंदी का शब्द यूज़ कीजिए और इस तरीके से लिखिए कि वो पढ़कर सुस्पष्ट हो, पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। देखिए, कभी कभी कुछ लोग ऐसा लिखते हैं जैसे पढ़कर भी वो क्लियर नहीं होता कि इसमें लिखा क्या गया है, क्या बात कही जा रही है कोई लेटर पढ़ के। तो इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करो कि पढ़कर एक बार में पूरा बात समझ में आ जाए, कहीं डाउट क्रिएट ना हो। तीसरी विशेषता है कि संक्षेपण की भाषा में प्रवाह एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। देखिए, संक्षेपण जब किया जाता है तो कोई ना कोई टॉपिक उसमें ज़रूर होता है, तो जो भी हम लिख रहे हैं उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कि जिस बात को भी हम लिख रहे हैं तो वो एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। यानी कि बाद वाली बात पहले लिख दो, पहले वाली बाद में, एकदम एक सीक्वेंस में चीज़ों को लिखना होगा संक्षेपण में। चौथी विशेषता है कि संक्षेपण में गतिशीलता भी होनी चाहिए। पांचवी विशेषता है कि संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी बहुत विस्तार में नहीं लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक पेज के अंदर में पूरा कवर हो जाए, बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि उससे वो देखने में इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा। छठी विशेषता है कि अशुद्धि एवं व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो हिंदी में ग्रामर के रूल्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर लिखना चाहिए, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मात्रा वगैरह में कहीं गलती ना हो, और कहीं भी अशुद्धि यानी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सातवीं विशेषता है कि आवश्यकता अनुसार विराम चिन्ह लगे होने चाहिए। यानी कि देखिए, कहीं कहीं पे लिख के कॉमा लगाना होता है, कहीं कहीं पे खड़ी पाई, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना होता है। तो आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस तरह का विराम चिन्ह वहाँ पर लगा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है संक्षेपण की, तो याद रखिएगा ये 7 इंपॉर्टेंट विशेषताएं आपको अपने उत्तर में इसी तरह से लिखना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर के पहली पीढ़ी की कुछ विशेषताओं का वर्णन करो। देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बारे में ज़रूर पूछेगा, आप पूरा पढ़ लेना। अगर पूछ दे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, तो आपको कैसे लिखना है। देखो, पहले तो आप हेडिंग डालिएगा कंप्यूटर के पहली पीढ़ी की विशेषताएं, फिर लिखिएगा कंप्यूटर के पहली पीढ़ी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं,
फिर पहला पॉइंट डालकर लिखिएगा, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। जब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बनाया गया तो उसमें किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी विशेषता है स्टोरेज यानी भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। जो स्टोरेज होगा कंप्यूटर में उसके लिए किसका यूज़ किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम का। तीसरी विशेषता है यह कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित होते थे। और चौथी विशेषता है यह कंप्यूटर बहुत कमज़ोर होते थे, क्योंकि अभी ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, उसके बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, मतलब आगे कंप्यूटर आता गया। तो ये जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था ये काफ़ी कमज़ोर होता था। पांचवी विशेषता है कि यह कम विश्वसनीय होता था, यानी ये रिलायबल नहीं होता था, इतना विश्वसनीय नहीं होता था जितना आज का कंप्यूटर है, जिस पे हर तरह के काम हो रहे हैं। तो उस तरह का ये कंप्यूटर नहीं था, यानी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था ज़्यादातर। छठी विशेषता है इसमें मशीन और असेंबली प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। तो ये 6 महत्वपूर्ण विशेषता है कंप्यूटर के पहली पीढ़ी की। इनको याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा में ज़रूर पूछेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पर प्रकाश डालिए। तो देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पर प्रकाश डालने को आपसे पूछे तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आंसर, इसी तरह से लिखिएगा। फिर इसमें आप इसकी विशेषताएं भी ऐड कर दीजिएगा। क्या होगा? आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव लगेगा और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। देखिए पहली पीढ़ी का कंप्यूटर हेडिंग डालिएगा 1937 से लेकर 1946 तक। देखिए 1937 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया, किसके द्वारा? डॉक्टर जॉन वी एटानासॉफ और क्लिफोर्ड कोरी के द्वारा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1937 में। इसे एटानासॉफ बेरी एबीसी कहा जाता था, यानी कि ये जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था इसे एटानासॉफ बेरी कहा जाता था। 1943 में सेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्लोसस बनाया गया था। कहा जाता है कि इस प्रकार का कंप्यूटर का जो वज़न था वो 30 टन था और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे जो प्रसंस्करण के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में आपको यही लिखना है। आप चाहें तो इसमें जो इसकी विशेषताएं अभी मैंने आपको बताई उसको भी आप ऐड कर दीजिएगा हेडिंग डाल करके, तो आपका आंसर बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, टिप्पण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए टिप्पण क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हर एक टॉपिक में आपको पढ़ा चुकी हूँ बहुत डिटेल में। तो डिटेल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट कर लीजिएगा। उत्तर आपको लिखना होगा कि टिप्पण लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। कार्यालयों में टिप्पण लेखन भी किया जाता है। तो क्या उसकी विशेषताएं हैं? जब यूनिट्स मैंने अपलोड की थी तो पढ़ाया था। देखिए उत्तर देखिए, पहली विशेषता है संक्षिप्तता। तो इसी तरह से हेडिंग डालकर आपको अपना आंसर लिखना होगा, ध्यान दीजिए। संक्षिप्तता का मतलब होगा शॉर्ट होना चाहिए। टिप्पण लेखन जो हम लिखेंगे टिप्पण वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये नोट हमें छोटा रखना है, कंसाइज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 5-6 पेज का टिप्पण लिख दोगे तो थोड़ा भी इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा, और जब छोटा होगा और एक ही पेज में सारी बातें उसमें ऐड हो जाएंगी एकदम अच्छे से कम शब्दों में, तो वो काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव लगेगा और पढ़कर आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी को आप 5 पेज 10 पेज का लेटर भेज दो, मान लो बता रही हूँ समझाने के लिए, तो कोई नहीं पढ़ेगा आपका लेटर। आप एक पेज में लिखिए, एक पेज में बल्कि 5 से 6 लाइन में अपनी बात कह डालिए तो वो और भी अच्छा है। तो संक्षिप्तता का मतलब छोटा होना चाहिए। टिप्पण का उद्देश्य ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त करना होता है। देखिए टिप्पण का उद्देश्य यही होता है कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कह दिया जाए, अतः टिप्पण संक्षिप्त व सुस्पष्ट होना चाहिए। दूसरी विशेषता है क्रमबद्धता, यानी कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए कि कब पहले जो बात है उसको लिखिए, उसके बाद जो बात कहना है वो लिखिए। ये नहीं कि आखिरी में जो बात कहनी है वो आप पहले लिख दीजिए, पहले जो जहाँ से बात शुरू करनी है वो एंड में लिखिए, तो कभी आपकी बात पढ़कर समझ में आएगी ही नहीं। ऐसा लिखिए कि पढ़कर समझ में भी आ जाए। तो इसलिए क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस होना चाहिए। टिप्पण में क्रमबद्धता होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि टिप्पण विस्तृत है यानी बड़ा है तो उसके प्रथम अनुच्छेद को छोड़कर अन्य अनुच्छेदों को के क्रम संख्या में बांट देना चाहिए, यानी अलग अलग अनुच्छेदों में बांटकर एक सीक्वेंस में लिख देना चाहिए। इससे टिप्पण के निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को विषय के आकलन में सहायता मिलती है, यानी जो भी उसमें कार्रवाई लिखी होती है, जो भी नोट उसमें लिखा होता है टिप्पण में, तो जो अधिकारी उसको पढ़ते हैं जिसमें उनको आकलन करना होता है तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है। और इधर उधर से आप लिखेंगे तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए ऐसा हो जो पढ़कर समझ आ जाए।
तीसरी विशेषता है टिप्पणी की स्पष्टता, यानी एकदम क्लियर बात लिखी होनी चाहिए, कहीं कट पिट करके नहीं लिखना है। जो बात लिखनी है एकदम अच्छे से सोच कर सही तरीके से लिख देनी है। कार्यालय टिप्पणी प्रायः स्पष्ट ढंग से लिखे जाने चाहिए। टिप्पणी लेखन में शब्दों या वाक्यों का अनुचित और भ्रामक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जिन शब्दों का यूज़ ज़रूरी नहीं है वो यूज़ ना करें, कहीं काट पीट कर ना लिखें, फालतू शब्दों का यूज़ ना करें। कार्यालय हिंदी है, कार्यालय की भाषा में अच्छे से शब्दों को यूज़ करके स्पष्ट से अपना टिप्पणी कंप्लीट कीजिए। अगली विशेषता है भाषा। भाषा का मतलब हो गया जो लैंग्वेज होगी टिप्पणी की वो एकदम अच्छी सरल होनी चाहिए। टिप्पणी की भाषा सरल व सुस्पष्ट होनी चाहिए। टिप्पणी में मुहावरों व कहावतों का प्रयोग न करके विचारों तथा तथ्यों को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। टिप्पणी में कभी भी कहावत या मुहावरे का प्रयोग नहीं करना है, इसमें विचार करना है। जो भी बात पे हमें लिखना है विचार करके तथ्य को उसमें लिखना चाहिए। और हम हिंदी में लिखेंगे क्योंकि कार्यालय में हिंदी भाषा यूज़ होगी तो हम हिंदी में लिखेंगे। तो एकदम भाषा सरल यानी आसान होनी चाहिए जो पढ़कर आसानी से समझ में आ जाए। तो ये 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं टिप्पणी की, इनको ज़रूर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ब्लॉगिंग क्या है। तो ब्लॉगिंग के बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो अपलोड कर दी हूँ, पूरा इसके बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, पूरी डिटेल में क्लास पढ़ना है तो आपको कार्यालय हिंदी की प्लेलिस्ट में ही विजिट करना होगा। यहाँ पे मैं किस तरह से प्रश्न आएगा, किस तरह से उत्तर लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। ये महासंग्राम क्लास है, एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर पूरा देखिए क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा और भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी सॉल्व मॉडल पेपर की, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉग्स के बारे में बता चुकी हूँ। देखिए ब्लॉग्स ऑनलाइन पत्रिकाएं होती हैं जिनका रख रखाव उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने विचारों को अन्य लोगों के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। देखिए ब्लॉगिंग जो होती है वो रिटन फॉर्म में होती है, व्लॉगिंग वीडियो की फॉर्म में होती है क्योंकि व्लॉग यानी कि व्लॉगिंग वीडियो ब्लॉग। जैसे गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है पूरा तो आप कंप्यूटर इन हिंदी लिख के सर्च कर दीजिए, आपके पास इतनी सारी वेबसाइट खुलेंगी, आप उसको पूरा पढ़ेंगे। वो क्या है, वो ब्लॉग है, ऑनलाइन पत्रिकाएं हैं जिसमें आप पूरी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति उसको लिख कर ही तो डाला होगा वहाँ पर, तो वो अपने विचारों को दूसरे लोगों तक साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, इसलिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, जैसे मेरी ये वीडियो आप पढ़ रहे हैं तो ये मैं आपको अपने क्या है आपका सब कुछ आपको पढ़ा रही हूँ। आप वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन जो चीज़ें हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। जो भी चीज़ें फैशन की चीज़ें आप देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने डेली रूटीन का व्लॉग डालते हैं, तो सब क्या है, यही सब हो गया, समझिए वो व्लॉग हो गया, ब्लॉगिंग जो रिटन फॉर्म में आप पढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ई गवर्नेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो लिख कर रख लीजिए, आएगा ज़रूर, आपसे पूछेगा ज़रूर। ई गवर्नेंस का अर्थ है कि वेबसाइट्स के माध्यम से सरकारी क्रियाकलापों की जानकारी आम लोगों को देना और सरकार से संबंधित उनके काम को तेज़ी से निपटाने की सुविधा प्रदान करना। देखिए कोई भी काम है, कोई भी सरकारी क्रियाकलाप है जिसकी जानकारी जनता को देना है, आम लोगों को देना है, तो उसके लिए ई गवर्नेंस का यूज़ होता है। एक वेबसाइट के माध्यम से आम लोगों को उसकी सूचना दे दी जाती है और सरकार से संबंधित जो भी काम होते हैं उनको करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बस आपको इसमें इतना ही लिखना होगा, आपसे वेरी शॉर्ट में अगर ये पूछ दे तो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पत्र लिखने के लिए आवश्यक बिंदु क्या क्या है। पत्र अगर लिखना है, कार्यालय में पत्र लिखा जाता है, लिखकर दूसरे कार्यालय में, मंत्रालय में भेजा भी जाता है और कार्यालय में पत्र आते जाते रहते हैं। तो हम कार्यालय हिंदी पढ़ रहे हैं तो पत्र लिखने के बारे में तो आपको ज़रूर पढ़ना होगा, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। देखिए अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि पत्र लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या पत्र लिखने के लिए आवश्यक बिंदु क्या क्या हैं, तो किस तरह आप अपना उत्तर लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। हेडिंग डालिएगा, पत्र लिखने के लिए आवश्यक बातें, उसके बाद लिखिएगा पत्र लिखने के लिए आवश्यक बिंदु निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट डालकर लिखिएगा जिससे पत्र लिखा जाए। जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखेंगे
उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए, हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, अगर हम किसी बड़े अधिकारी को या पद में किसी बड़े व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो उनके पद के अनुसार ही तो हम शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का यूज़ करेंगे, क्योंकि पत्र लिखने से पहले उन्हें संबोधित करना होता है तो उनके पद के अनुसार करेंगे। मान लीजिए हम अपने छोटे से अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो दोस्त के हिसाब से उसे पद लगाएंगे। एक बात कह रहे हैं समझाने के लिए, वैसे तो यहाँ पे कार्यालय की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कार्यालय की बात नहीं हो रही है, पत्र के अनुसार, क्योंकि पत्र लिखना हम पत्र बड़े को भी लिख सकते हैं, छोटे को भी लिख सकते हैं, अपने दोस्त को भी लिख सकते हैं। तो इसलिए पद के अनुसार ही आपको क्या करना है, शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का यूज़ करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। यानी देखिए, आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में ज़रूर आप कोई बात कहना चाहते हैं उससे लिखकर पत्र के माध्यम से, तो पत्र को इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से कि आपकी दिल की बात, जैसे जब वो व्यक्ति पढ़े जिसको आप पत्र लिखकर भेजेंगे, तो जब वो पढ़े उस पत्र को तो उसको लगे कि आप सामने खड़े होकर अपने दिल की बात कह रहे हैं और वो बातें उसके दिल को छू जाएं, उसको स्पर्श कर जाएं वो बातें, यानी इतनी वो बातें लगे, मतलब उसको पढ़ के लगे आप सामने खड़े होकर अपने दिल की बात उससे व्यक्त कर दी है। कुछ इस तरह से आपको कम शब्दों में बयां कर देना है अपने दिल की हर एक बात को। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, पत्र में व्यर्थ बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। देखिए, पत्र में हम कोई ना कोई बात अवश्य लिखेंगे, तो आप पत्र में अपनी जो बात लिखेंगे तो बात को लिखने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि ये भी बात बढ़ा दूँ, ये भी बात ऐड कर दूँ, ये भी ऐड कर दूँ। ऐसे करेंगे आपका पत्र बड़ा भी हो जाएगा और जिसको आप भेजेंगे वो पढ़ेगा भी नहीं इतना बड़ा, वो बोर हो जाएगा। तो पत्र में बस उन्हीं बातों का उल्लेख कीजिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी फालतू बातों का उल्लेख मत कीजिए। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता या बिंदु, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए ताकि पढ़कर आसानी से समझ में आ जाए। पांचवा बिंदु, पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, बहुत बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्र हमारा जितना छोटा और कम शब्दों में लिखा जाएगा वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। छठा बिंदु है, पत्र लिखने से पहले पत्र को हमेशा सुंदर व स्वच्छ लिखना चाहिए। सुंदर सी अच्छी सी आप हैंड राइटिंग में लिख कर भेजिए, पढ़ने वाला आपकी राइटिंग देखकर पूरा पत्र आपका पढ़ जाएगा और समझ भी जाएगा। खराब काट पीट के गोच माच के लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे गलत लिख दिए सुंदर, आप उसको एकदम ऐसे ऐसे कट करके वहाँ पे एकदम पूरा ख़राब कर देना, फिर यहाँ से लिखना, तो बताइए आपका लेटर खोल देगा क्या है यार ये, उसको फ़ौरन फेंक देगा, नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए एकदम ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए। सातवीं विशेषता, पत्र जिनको लिखा जा रहा है उनकी आयु, योग्यता एवं संबंध को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप किसी बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं, किसी प्रोफेसर को, अफसर को, किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो उनकी योग्यता, उनकी आयु के हिसाब से ही वर्ड को यूज़ कीजिए ताकि उन्हें पढ़कर अच्छा लगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रारूपण क्या है? तो देखिए, ये प्रश्न आपको एकदम अच्छे से जानना है। प्रारूपण के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, हर एक टॉपिक पर पूरी 1 से लेकर 8 तक यूनिट पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो अपलोड है। मेरी जो प्लेलिस्ट है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की, आप यदि उस पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटेगा नहीं, फिर चाहे आपकी लिखित परीक्षा होती हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती हो, हर प्रश्न आप लिखकर ही आएंगे। तो इसलिए देख लीजिएगा, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट एकदम पूरी कंप्लीट है। आप पूरे को पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए हर एक सब्जेक्ट को। मेरे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर आपके बीए के हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की पूरी क्लास कराई जाती है। प्रारूपण को समझ लीजिए, पहले देख लेते हैं क्या है प्रारूपण। देखिए, कार्यालय में जब किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को या किसी अन्य कार्यालय या मंत्रालय को कोई पत्र लिखा जाता है तो उस पत्र को लिखने से पहले उसका कच्चा रूप तैयार कर लिया जाता है। तो वही कच्चा रूप क्या कहलाता है? प्रारूपण कहलाता है। अब एक उदाहरण के द्वारा हम इसको और आसानी से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम एक ऑफिस में हैं, ठीक है, हम एक ऑफिस में हैं। अब हमें एक पत्र लिखना है, उसमें कोई इम्पॉर्टेंट बात लिखनी है और दूसरे ऑफिस में सेंड करना है पत्र को। तो उस पत्र को लिखने से पहले मैं अपने लिपिक वर्ग से कहूँगी कि ये इस तरह का एक लेटर तैयार करो, ये बात उसमें लिखो और तैयार करके मुझे दिखाओ। तो वो तैयार करके मुझे ला के दिखाएँगे। मैं देखकर कहूँगी हाँ एकदम सही है, बस अब इसको अच्छे, मतलब ये रफ वर्क था एक लेटर का, अब इसे एकदम फेयर करके लाओ और इसको सेंड करवा दो जिस भी ऑफिस में हमें भेजना है, जिस भी डिपार्टमेंट में हमें भेजना है। तो पहले हम उसका कच्चा रूप इसलिए तैयार करेंगे
ताकि पहले मैं देख लूँ कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। जब उसको मैं पढ़ूंगी मुझे गलती लगेगी तो मैं लिपिक वर्ग से कहूँगी जाओ इसको सही कर दो, ये शब्द नहीं इस तरह से लिखो। फिर दोबारा से लिख के मुझे दिखाएगा, मैं सही कर दूँगी, यहाँ एकदम सही है, तो फिर उसका फेयर वर्क तैयार करके वो सेंड कर दिया जाएगा। तो उसी तरह कार्यालयों में जब कच्चा रूप तैयार किया जाता है किसी भी पत्र का, फिर अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाती है, वो सही होता है तो उसको लिखकर भेजा जाता है। यदि अधिकारी कह दें कि नहीं इसमें ये गलती हो रही है, इसको ऐसे कर दो, सही कर दो, फिर लिपिक वर्ग उसको सही करके फिर उसको भेजा जाता है। तो वही पत्र का कच्चा रूप जो पहले तैयार किया जाता है वही प्रारूपण कहलाता है, और प्रारूपण को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पत्र लेखन के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो पत्र लेखन के आवश्यक तत्व एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा में ज़रूर आपसे पूछ देगा। आज के इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए कि पत्र को लिखने से पहले उसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। तो पत्र लेखन के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आपका पॉइंट है भाषा, यानी लैंग्वेज कैसी होगी हमारे पत्र की। तो पत्र में भाषा एक विशेष तत्व है, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी भाषा ही है। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, यानी आसान होनी चाहिए और पढ़कर आसानी से समझ में आ जाए। किसी को भी अजीब अजीब भाषा में लिख के भेज दीजिए, पढ़कर आधी बात समझी में ना आए तो फिर पत्र लिखने का फ़ायदा ही क्या है। तो इसलिए सरल व स्पष्ट होनी चाहिए हमारी भाषा पत्र की, और पत्र की भाषा शिष्ट व विनम्र भी होनी चाहिए, यानी पढ़कर लगे हाँ किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो अच्छे से शिक्षित है। और पढ़कर देखिए, अगर पत्र को भी आप एक कठोर भाषा में लिखें, जब कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि आप इसको कितना र्यूडली लिखे हैं, और आप एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज में लिखे उसको, तो पढ़कर समझने वाला यही समझेगा कि आपने बड़े प्यार से हृदय के साथ इस पत्र को लिखा है। जिस तरह अगर सामने हम किसी से बहुत अजीब तरह से बिहेव कर दे तो वो समझ जाता है ना हमारा बिहेवियर देख के, अगर हम प्यार से बात करें वो भी समझ जाएगा। तो पत्र में भी भाषा से क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए पत्र की भाषा विनम्र और प्यार से होनी चाहिए ताकि पढ़कर पढ़ने वाले को अच्छा लगे। दूसरा पत्र लिखने का आवश्यक तत्व है संक्षिप्त, यानी पत्र हमारा संक्षिप्त का मतलब छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र में हमेशा व्यर्थ बातों को लिखने से बचना चाहिए, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि फालतू बातों को तो मत लिखिए यहाँ पे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पत्र आप 4 पेज का किसी को लिख के भेजेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं। जब भी व्यर्थ बातों को लिखेंगे पत्र हमारा बड़ा होता जाएगा, और मुख्य बातों को ही लिखना चाहिए, जो हमारी ज़रूरी बात है वही पत्र में लिखिए। वर्तमान युग में हर व्यक्ति के लिए समय धन की तरह मूल्यवान है। आज के टाइम में देखिए हर व्यक्ति बिजी होता है, एकदम धन की तरह जो हमारा समय है उसकी वैल्यू एकदम मनी की तरह हो गई है। हमारा जो टाइम है वो भी वैल्यूएबल हो गया है। इसलिए पत्र को संक्षिप्त लिखना चाहिए ताकि कम समय में बातों को पढ़कर, पत्र को पढ़कर हर बात अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरा आवश्यक तत्व है स्वच्छता। राइटिंग की बात हो रही है, कागज़ की बात हो रही है, किस तरह के कागज़ पे आप पत्र को लिखेंगे, कैसी आप राइटिंग रखेंगे। पत्र को स्वच्छ कागज़ पर स्पष्ट अक्षरों में एकदम साफ हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए। अच्छे कागज़ का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे पेन का इस्तेमाल कीजिए। यदि पत्र टाइप किया गया हो तो उसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए पत्र को कंप्यूटर से भी अगर आप टाइप करके उसको निकाल रहे हैं फिर सेंड कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चौथा आवश्यक तत्व है रुचिपूर्ण, यानी कि पत्र कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। यदि पत्र रोचकपूर्ण नहीं होगा तो पाठक को, यानी जिसको आप भेजे हैं, जो पढ़ेगा आपके पत्र को, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए पाठक के स्वभाव व सम्मान को ध्यान में रखकर पत्र को लिखना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के अनुसार ही पत्र लिखिए, उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से, हर चीज़ को ध्यान में रखकर। एज में बड़े हैं तो उस हिसाब से पत्र जिसको लिखा जा रहा है उसके संबंध में प्रयोग होने वाले शब्दों जैसे आदरणीय, प्रिय, महोदया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जिस तरह के व्यक्ति को हम लिखते हैं तो उस तरह का हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये पत्र लेखन के आवश्यक तत्व हैं, आप इनको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 5वां है उद्देश्यपूर्ण। 5वीं क्या आवश्यक तत्व है, उद्देश्यपूर्ण। पत्र जिस उद्देश्य से लिखा जा रहा है उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही आवश्यक बातें पत्र के अंतर्गत लिखनी चाहिए। इधर उधर की कोई बातों का उल्लेख पत्र में नहीं लिखना चाहिए। ये 5 महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं। अगर आप इन 5 बातों को, 5 स्टेप को फॉलो करके अपना लेटर लिखेंगे तो आपका लेटर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ब्यूटीफुल, यानी अच्छी राइटिंग में होगा।
कंसाइज होगा यानी छोटा होगा और पढ़ने में भी इफ़ेक्टिव लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सर्च इंजन क्या है, ये तो ज़रूर पूछेगा आपसे। क्या है ये सर्च इंजन, आप जानते हैं क्या है? चलिए बताइए क्या है, देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या है। सर्च इंजन, वैसे तो इसके बारे में आपको पहले पढ़ा भी चुकी हूँ। किन्हीं 2 सर्च इंजन के नाम बताओ, तो आपसे पूछ सकता है किन्हीं 2 सर्च इंजन के नाम बताओ, 3 भी पूछ सकता है, तो आप याद करके जाइएगा। 2 तो अच्छे से याद होना चाहिए। एक आपको सबसे फेमस बता देती हूँ, गूगल। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। हमें कुछ भी सर्च करना होता है फ़ौरन गूगल पे जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे। कोई भी डाउट हो हमारे अंदर तो हम फ़ौरन गूगल पे उसे सर्च करते हैं, तो क्या हुआ, वो सर्च इंजन है जहाँ पर हमारे हर डाउट को क्लियर कर दिया जाता है। सर्च इंजन देखिए, सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए कीवर्ड्स का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना खोजने में मदद करता है। हमें कुछ भी इंटरनेट पर ढूंढना है, बस आए गूगल में टाइप किए और हमें जो ढूंढना था वो हमें मिल गया। और भंडारित सूचना से वांछित सूचना को ढूंढ निकालता है। और भंडारित सूचना, अगर आप एक चीज़ के बारे में निकालो, अगर अभी आप सिर्फ ये सर्च कर दो कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, आपको इतनी सारी वेबसाइट मिलेंगी कि आप सोचोगे मैं किस में पढ़ूँ, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप सारे में बारी बारी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, होता है ना ऐसा। तो भंडारित सूचना यानी इतना उसमें सूचना होती है, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। एक टॉपिक को आप सर्च करो, आपको हज़ारों तरह की उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसमें से हम ढूंढ निकालते हैं जो हमें चाहिए। सर्च इंजन किसी सूचना तक अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में पहुंचने में हमारी मदद करता है। सिर्फ सेकंडों का टाइम लगता है और हमें जो चाहिए गूगल पे हम सर्च करते हैं वो हमें मिल जाता है। तो हमारा क्या है? सर्च इंजन है। किन्हीं 2 सर्च इंजन के नाम याद कर लीजिए, पहला गूगल, दूसरा बिंग। ये 2 बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है। तो आई होप आप सर्च इंजन क्या है समझ गए होंगे, और उम्मीद करती हूँ अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आपको अगर ये वर्ड बाय वर्ड ना भी याद हो तो अब आप इसको बनाकर भी लिख लेंगे। कि आप सिर्फ सोच लीजिए गूगल, सर्च इंजन से आप गूगल याद रख लीजिए। गूगल तो हर कोई जानता है, तो फिर आप उसको बना कर लिख दीजिए। क्या है, हम जो चीज़ें करते हैं वही तो है, बस आपको वही लिखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या है ये पारिभाषिक शब्दावली? आपको पढ़ा चुकी हूँ ना इसके बारे में। हाँ, इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में ऐड भी है। और देखिए हर आपके टॉपिक से, हर यूनिट से आपका प्रश्न आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे मैम कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सब होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसको तो मैं वीडियो में ऐड कर देती हूँ। जो आपके मॉडल पेपर की वीडियोज़ होती हैं उसमें वो क्वेश्चन मैं ऐड कर देती हूँ ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ लें। और जब मैं टॉपिक आपके पढ़ाती रहती हूँ उसमें भी बताती रहती हूँ कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से बताती रहती हूँ। तो आप पूरी क्लास किया कीजिए, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए पारिभाषिक शब्दावली क्या है, क्या समझते हैं हम पारिभाषिक शब्दावली से? तो पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए बस 2 लाइन में हमारा अर्थ क्लियर हो गया पारिभाषिक शब्दावली का। नहीं हुआ आपको? एक बार फिर समझ लीजिए। पारिभाषिक शब्द वह शब्द है, क्या है? वो शब्द है जो किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित निर्धारित अंग में प्रयुक्त होता है। अब एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। बायोलॉजी अगर आप पढ़े ही होंगे आप, तो अगर आपको उसकी एक परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखना है? उसकी एक निश्चित परिभाषा होगी। आप उसमें अपने से मसाला मिर्ची लगा के बना नहीं सकते, जो है सो है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। केमिस्ट्री क्या है उसको आप नहीं बदल सकते। कार्यालय हिंदी क्या है, अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या बना के लिख देंगे? कार्यालय हिंदी क्या है? जो आप पढ़ कर जाएंगे आपको वही तो लिखना है। हाँ, आप उस चीज़ को पढ़कर अपने शब्दों में बनाकर वही अर्थ अपने शब्दों में लिख दीजिएगा तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। मगर आप उसको बनाकर कुछ भी लिख देंगे कार्यालय हिंदी के बारे में, तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब वही है कि किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे अगर व्यापार की बात की जाए तो व्यापार क्या है, उसकी एक परिभाषा लिख दी जाए तो व्यापार वही है ना, उसको बदल तो नहीं सकते।
अर्थात जिन शब्दों की सीमा उसके निश्चित क्षेत्र में बांध दी जाती है तो वे शब्द क्या है, परिभाषिक शब्द हो जाते हैं। जैसे देखिए, अगर आप कार्यालय हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसकी शब्दावली अलग है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसकी शब्दावली अलग है, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं उसकी शब्दावली अलग है। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग शब्दावली यानी वोकैबुलरी होती है, तो वही उसके पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पत्र लेखन से क्या आशय है? पत्र लेखन से हम क्या समझते हैं? क्या है पत्र लेखन? पत्र लेखन आप पूछेगा तो बना के लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, हर चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पत्र लेखन का मतलब ये है कि पत्र जो लिखा जाता है उससे आप क्या समझते हैं या उसका क्या अर्थ है। पत्र का शाब्दिक अर्थ है कि एक ऐसा कागज़ जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी होती है। पत्र के द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को लिखकर पहुंचाता है, अपने विचार को, अपने भावनाओं को, अपनी हर अच्छी बुरी बात को। कभी व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो अपने किसी करीबी दोस्त को लेटर लिख के भेज देता है, कोई विचार आ गया बिज़नेस को लेकर अपने दोस्त को लिख के भेज देता है। पत्र हर तरह का होता है, बिज़नेस में व्यापारियों को, महाजन को, हर फील्ड में तो पत्र का प्रयोग होता है। यह लिखित रूप में अपने मन के विचारों एवं भावों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होता है। जो बात हम सामने बोलकर किसी को बताएं वही लिखकर हम भेज दें तो सामने वाला पढ़ लेगा। वो हमसे दूर है, हम लिख के भेज दिए अपने मन की बात को, अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, तो वो हमारा दोस्त है, हमारी फैमिली है, पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे हमारी बात, हमारी परेशानी, हमारी खुशी, हर चीज़ को। पत्र लेखन का कार्य पारिवारिक जीवन से लेकर व्यापारिक जगत तक फैला है। हम मम्मी पापा को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो पारिवारिक जीवन के लिए हो गया। और व्यापारिक जगत से लेकर हम बिज़नेस से जुड़े कोई भी लेटर लिखकर सेंड करें वो हमारा व्यापारिक जगत से जुड़ा हो गया। तो बस पत्र लेखन के बारे में आपको यही तो लिखना है, इसको बना के लिखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, पत्र के बारे में अभी तक जितना भी प्रश्न मैंने आपको बताया है तो उससे आप एक चीज़ को पढ़ लेंगे तो आप प्रश्न आने वाले जो भी होंगे उससे रिलेटेड तो आप उसको आसानी से लिख लेंगे, कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो देखिए, अच्छे पत्र की विशेषताएँ, पहला है विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए। विचार जो हमारे हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप इसमें बनाकर लिख दीजिएगा कि जो हम पत्र लिख रहे हैं उसमें हमारी भाषा इस तरह की सरल होनी चाहिए कि पास सामने वाले को जिसको हम पत्र लिखकर भेजें वो पढ़कर आसानी से समझ जाए। दूसरा, संक्षेप और संपूर्णता, यानी हमारा संक्षेप का मतलब पत्र हमारा छोटा होना चाहिए। आप इसको हेडिंग बनाकर लिख दीजिएगा, अंदर क्या लिखना है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बना के लिखना है। संपूर्णता हो जाएगा यानी छोटा पत्र हो, एक पेज में हमारा पत्र कंप्लीट भी हो जाए और उसमें हर बात पूरी भी हो जाए। तो एक पेज का होगा तो छोटा हुआ और पूरी बात भी कंप्लीट हो गई। तीसरा, बाहरी सजावट उसकी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी इफेक्टिव होगा। चौथी विशेषता, सरल भाषा शैली, भाषा हमारी आसान होनी चाहिए। पांचवा, शुद्धता एवं स्वच्छता, साफ सुथरे कागज़ पर अच्छे पेन से सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना होगा। छठा, क्रमबद्धता यानी एक सीक्वेंस में हर बात को एक्सप्लेन करना होगा पत्र में। विनम्रता और शिष्टता यानी एकदम विनम्र, अच्छे से सॉफ्ट लैंग्वेज में अपना लेटर कंप्लीट कीजिए। आठवां विशेषता, विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान दीजिए। जहाँ जहाँ कॉमा, खड़ी पाई, इन्वर्टेड कॉमा, सारी चीज़ों की ज़रूरत है, नीड है तो आप उसको वहीं लगाइए। नवा, उद्देश्यपूर्ण, जिस उद्देश्य से लिख रहे हैं उसी उद्देश्य को, उसी बात को उसमें पूरा एक्सप्लेन कीजिए, इधर उधर की बात को मत ऐड कीजिए। ये 9 विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको लिख लीजिएगा। शॉर्ट में पूछे तो बस इस तरह से लिख दीजिएगा। लॉन्ग में अगर पूछ दे तो ये हेडिंग डाल के अंदर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अंदर एक्सप्लेन करने में उम्मीद करती हूँ आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि हर चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, हर चीज़ को पढ़ा चुकी हूँ। औपचारिक पत्र क्या है, इस पर भी वीडियो अपलोड कर दिया। अनौपचारिक पत्र क्या है, इस पर भी वीडियो अपलोड कर दिया। हर वीडियो कार्यालय हिंदी की प्लेलिस्ट में ऐड है पूरी डिटेल में, तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपको पूरा नोट्स भी मिलेगा जो आपके लॉन्ग आंसर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखिए, औपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र वो पत्र होता है जो प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने प्रिंसिपल को कोई पत्र लिखना है तो हम उस पत्र को कहेंगे ये एक औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मल लेटर है। किसी अधिकारी को हम लेटर लिख रहे हैं, जैसे किसी समस्या को लेकर, जैसे मोहल्ले में बहुत गंदगी है या बहुत गंदगी या पानी का निकास अच्छा नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो वो भी हमारा फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र हो गया। हम बिज़नेस करते हैं, हम व्यापारी को लिखें, हम अपने ग्राहक को लिखें, किसी पुस्तक विक्रेता को लिखें, किसी संपादक को लिखें,
इस तरह का पत्र कहलाएगा औपचारिक पत्र। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र से आपको बस इतना याद रखना है, परिवार के लोगों को लिखे, रिश्तेदारों को लिखे, दोस्तों को लिखे, वो हमारा पत्र अनौपचारिक पत्र होगा। और अनौपचारिक पत्र में हम क्या बात एक्सप्लेन करेंगे देख लो। व्यक्तिगत पत्र यानी कि पर्सनल लेटर भी आप कह सकते हैं अनौपचारिक पत्र को, पर्सनल लेटर। और औपचारिक पत्र को आप कह सकते हैं जैसे प्रोफेशनल लेटर कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्सनल मैटर तो है नहीं, पर्सनल वो होगा ना जो फैमिली रिलेटिव्स के लिए लिखा जाए। तो देखिए, व्यक्तिगत पत्र और अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक पत्र उन पत्रों को कहा जाता है जो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवारों के सदस्यों के लिए लिखे जाते हैं। ये पत्र निमंत्रण, बधाई देने, सुख दुख, विदाई आदि के लिए लिखे जाते हैं। किसी को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है, शादी में इनवाइट करना है, दावत पर बुलाना है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है, अच्छा मार्क्स आ गया, या कुछ भी किसी भी बात को लेकर, किसी सुख दुख की बात आ गई, खुशी की बात आ गई, दुख की बात हो गई, कोई बीमार है, किसी भी चीज़ को लेकर लेटर लिखना है, किसी की विदाई आदि को लेकर पत्र लिखना है, वो हमारा अनौपचारिक पत्र होगा। यानी जिसमें फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को हम पत्र लिखेंगे वो अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, ग्राहक आदि को लिखेंगे वो हमारा औपचारिक पत्र हो गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे और उम्मीद करती हूँ यह हिंदी की महासंग्राम क्लास आपको बहुत पसंद आएगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी चैनल पे बनी हुई है, मैं आपको लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।